हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस क्लास में हम चंद्रयान 3 और इसरो के इतिहास के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आएगा, इसलिए इस सेशन में लास्ट तक जुड़े रहें। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी साथी इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज भारत फिर से चंद्रयान 3 मिशन के साथ में चांद पर अपना कदम रखने के लिए खड़ा हो गया है। जी हाँ साथियों, हम बात करेंगे साल 2019 की, जिसमें इसरो ने अपना मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जो कि 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि जो हमारा विक्रम लैंडर था वो चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं कर पाया था। लैंडिंग से पहले ही वह क्रैश कर गया था। लेकिन उसके साथ जो ऑर्बिटर गया था वो चांद की कक्षा में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया और वो आज भी संपर्क में है और कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार इसी वजह से इस बार चंद्रयान 3 के साथ ऑर्बिटर को ना भेजते हुए केवल लैंडर रोवर को भेजा जा रहा है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रही होगी बात। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये जो मिशन है काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा है और यह चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है। मतलब ये चंद्रयान 2 का ही फॉलोअप मिशन है। अर्थात जो कार्य हम चंद्रयान 2 से नहीं कर पाए उसको हम अब चंद्रयान 3 से कर दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन चंद्रयान 2 में हमारी जो गलतियां रहीं, उन गलतियों से हमने सीखा है, इसरो ने सीखा है और उन गलतियों में सुधार करने के बाद आज चंद्रयान 3 को फिर से चंद्रमा के साउथ पोल पे अपने विक्रम लैंडर के साथ फिर से भेज रहा है। विक्रम लैंडर के साथ फिर से भेज रहा है। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। इसका मतलब क्या है कि हम पिछली बार सिर्फ लैंडिंग में ही असफल रहे थे, बाकी के कार्य हमारे सफलतापूर्वक पूरे हो चुके थे। तो इस बार जो पूरा फोकस है वो केवल लैंडिंग पे दिया गया है कि हमें सफलतापूर्वक वहाँ पे लैंडिंग करानी है। इसरो ने मून मिशन चंद्रयान 3 जो कि यहाँ से लॉन्च किया जाएगा, ये आप देख सकते हैं जो इमेज हैं उसमें। चंद्रयान 3 14 जुलाई दोपहर 2:30 बजे जो दिया है, इसमें एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बताना चाहूँगा। 2:35 पे एग्जैक्ट टाइम है, इस पे ये लॉन्च किया जाएगा। और जब ये लॉन्च होगा उसके लगभग 1 महीने बाद, मान लो 1 से 1.5 महीने बाद, मतलब अगले महीने 23 से 24 अगस्त को ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। मतलब प्रयास किया जाएगा चंद्रमा पर लैंड कराने का, जो चंद्रमा का साउथ पोल है उस पर। अगर इस बार हमारा चंद्रयान 3 लैंड करने में अगर सफल होता है, चंद्रयान 3 अगर लैंड करने में सफल होता है, तो भारत विश्व का, वर्ल्ड का ऐसा पहला देश होगा जो साउथ पोल पर पहुंच पाया हो। मतलब इससे पहले अमेरिका, चाइना, रसिया चांद पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो उन्होंने साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं कराई है। उन्होंने साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं कराई है। उन्होंने या तो जो भूमध्य रेखा होती है चांद की, वहाँ पर या उसके आसपास कहीं अपने लैंडर भेजे हैं, लेकिन साउथ पोल पर अभी तक कोई नहीं पहुँच पाया है। अगर भारत इस बार मिशन में सफल होता है तो भारत वर्ल्ड का पहला ऐसा देश होगा जो चांद के या चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच पाया हो। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट काम में लिया जा रहा है वो LVM-3 Mark 4, ये व्हीकल जो है वो इसको लॉन्च करने के लिए यूज में लिया जा रहा है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा और ये इसको याद कर लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और चांद पर पहुंचने वालों की संख्या में भारत चौथा देश ऐसा हो जाएगा, चौथा देश होगा। इससे पहले USA, रूस और चाइना वो चांद पर अपना लैंडर भेज चुके हैं, लेकिन साउथ पोल पे नहीं भेजा है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो शेड्यूल है इसरो का, ये उन्होंने 6 तारीख को डिसाइड किया था कि 14 जुलाई को 2:35 पे IST फ्रॉम सेकंड लॉन्च पैड जो क्या है श्रीहरिकोटा में है, हमारा श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये चंद्रयान की उड़ान के लिए तैयार है। अब बात करते हैं, चंद्रयान ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से पृथ्वी से लॉन्च किया और डायरेक्ट से चंद्रमा की कक्षा में चंद्रमा पे जाकर के लैंड करेगा।
इसके लिए एक प्रॉपर रूट है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये दोनों मैंने अलग अलग दिखाए हैं। इसमें क्या है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये अर्थ है, ठीक है। ये अपना चांद है, लूनर, और ये उसका क्लोज वाला फिगर है, ये इसका क्लोज इमेज दिखाया है। ये चांद का क्लोज इमेज दिखाया है जहाँ पे हमारा लैंडर है वो प्रयास करेगा। तो मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से ये जाएगा। जब इसको यहाँ से लॉन्च किया जाएगा तो ये पृथ्वी के कक्षा में चक्कर लगाएगा, जैसे ये जा रहा है। उसके बाद ये चंद्रमा की कक्षा में जाएगा, चंद्रमा की कक्षा में जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे उसके नज़दीक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पृथ्वी के पास पहले नज़दीक जाएगा, फिर दूर जाएगा, फिर दूर जाएगा, फिर दूर जाएगा, उसके बाद ये जाएगा चंद्रमा के नज़दीक। चंद्रमा की पहले दूर कक्षा में, उसके बाद उसके नज़दीक जाता जाएगा, ठीक है। नज़दीक जाने के बाद फिर जब इस तरह से पोजीशन हो जाएगी उसकी, जब वो इतना नज़दीक आ जाएगा, उसको लग जाएगा लैंडर को कि अब वो लैंड करने के लिए तैयार है। तो ये जैसे कि सभी जानते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये चंद्रमा का साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो हमारा जो लैंडर है वो यहाँ पे लैंड करने की प्रयास करेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, रूट भी समझ में आ गया होगा और किस प्रकार से ये जाएगा वो भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि लैंडर का क्या सिस्टम है, जिसमें 3 मॉड्यूल हैं, ठीक है। ये पूरा सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो है ना, ये जो ऊपर टोपा जैसा दिख रहा है, इसको पेलोड बोलते हैं, पेलोड। इसी में ये सारा मटेरियल जो कि अगली स्लाइड में दिख रहा है, ये सारा मटेरियल उसी पेलोड के अंदर है। ये पेलोड जाता है, बाकी का रॉकेट जो है वो नीचे ही रह जाता है। तो इस पेलोड में से भी ये वाला जो हिस्सा है वो propulsion मॉड्यूल है, जो कि इसको थ्रस्ट देने का कार्य करता है। और ये हमारा लैंडर मॉड्यूल प्लस रोवर, ये जो है ना, ये मेन हमारा इसरो का मेन कंटेंट जो है ये है, लैंडर एंड इसका रोवर। जब ये वहाँ पे लैंड कर जाएगा उसके बाद क्या होगा, अब मान लीजिए ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा की सतह पर लैंड कर चुका है। ये हमारा क्या था, लैंडर प्लस रोवर, ठीक है। अब ये लैंड करने के बाद इसमें एक ये रेड कलर की विंडो आपको दिख रही होगी, ये क्या है, इस तरह से ओपन हो जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद जो अगेन ये नई इमेज है, इसमें से ये रोवर निकलेगा धीरे धीरे। ये जो आप देख रहे हैं कॉर्नर में एक छोटा सा, जिसमें आपको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे व्हील जैसे लगे हुए हैं, ये है हमारा रोवर। इसमें है हमारा मेन कंटेंट, जो मेन पर्सन है वो इसमें है, जो रोवर है हमारा इसमें है, ठीक है। ये रोवर वहाँ पे जाके क्या करेगा, ये रोवर वहाँ से तथ्य इकट्ठा करेगा, जैसे कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये सारे तथ्य एकत्रित करके पृथ्वी पर भेजेगा। ये इस रोवर का मेन काम है, ठीक है। उम्मीद है आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा कि पूरे मिसाइल का कैसे ये लॉन्च होता है, कौन सा पोर्शन रह जाता है नीचे, कौन सा पोर्शन ऊपर पहुंचता है, उसके बाद कौन सा पोर्शन जो है वो चांद पर लैंड करेगा, और कौन सा पोर्शन जो है रोवर जो है वो चांद पर उतरेगा। उम्मीद है आपको चंद्रयान 3 का जो पूरा प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा इसरो के इतिहास के बारे में। मतलब जो हमारा इसरो है, इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। ये हर एक स्टूडेंट को, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसके बारे में पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं डायरेक्टली। तो इसमें जो भी कंटेंट है मैं आपको एक बार पढ़ देता हूँ। इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी है, जैसे कि अमेरिका की नासा, रूस की रोसकॉस्मोस, ईयू की ईएसए, ईयू क्या है, यूरोपियन यूनियन की भी एक अपनी स्पेस एजेंसी है। यूरोपियन यूनियन क्या है, कोई एक अलग देश नहीं है, ये एक संगठन है जिसमें काफ़ी सारे देश हैं, लगभग 27 देश हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इसरो है क्या, आखिर भारत में एक्सिस्टेंस क्या है इसरो का। इसरो जो है भारत में स्पेस के लिए कार्य करती है। दूसरा है, जो इसरो है उसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है। बेंगलुरु को अंतरिक्ष शहर के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप लाइटली नहीं ले सकते। बेंगलुरु को अंतरिक्ष शहर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एस सोमनाथ जो है वो इसरो के चेयरमैन है, जिन्होंने 14 जनवरी 2022 को
अपना पदभार ग्रहण किया था। अब बात करते हैं इसरो, जब अभी तो वर्तमान में एस सोमनाथ है, लेकिन कभी तो पैदा हुई होगी, कभी तो इसका स्थापना की हुई होगी, तो किसके विचार से हुई? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसरो का जनक माना जाता है। मतलब इन्होंने इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उम्मीद है आपको इसरो के ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स समझ में आ गए होंगे। और भी कुछ तथ्य हैं। इसरो का जो पुराना नाम था वो इनकोस्पर था। इनकोस्पर, INCOSPAR, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसका जो नाम है वो हुआ करता था 1962 में। मतलब 1962 में इसकी स्थापना हुई थी मेन इनकोस्पर की, ठीक है। लेकिन 15 अगस्त 1969 में इसका नाम इसरो रखा गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। इम्पोर्टेंट, ये तारीख इम्पोर्टेंट है, इनको याद रख लेना। अब बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं स्पेस की, अंतरिक्ष की, लेकिन ये अंतरिक्ष कहाँ से शुरू होता है, कैसे इसको पता चलता है कि अभी हम अंतरिक्ष में हैं, कि अभी हम धरती पर हैं? तो समुद्र तल से एबव द मेन सी लेवल लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक कर्मन रेखा के नाम से जाना जाता है। एक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा मानी जाती है जिसका नाम कर्मन रेखा है। उससे ऊपर का जो क्षेत्र है उसे एज ए अंतरिक्ष कंसीडर किया जाता है, मतलब उसे अंतरिक्ष के रूप में जाना जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अंतरिक्ष कहते किसको हैं, अंतरिक्ष कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। भारत का जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट, जिसको 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब बात करते हैं चंद्रमा की और पृथ्वी के दिन के बारे में। चंद्रमा पे जो दिन होता है उसका क्या सिस्टम है, और पृथ्वी पे जो दिन होता है उसका क्या सिस्टम है। तो चंद्रमा का जो एक दिवस है ना, चंद्रमा का एक दिन हमारे यानी कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, ठीक है। तो इस फैक्ट के हिसाब से वहाँ पे जो विक्रम लैंडर है वो 14 दिन तक रुकेगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और चंद्रयान 3 का श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया जाएगा, मतलब श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद है ये सारे तथ्य आपको समझ में आ गए होंगे और इनको रट लेना। अब बात करते हैं इसरो के कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां, मतलब एक संस्था है, क्या इसने कुछ अभी तक हासिल किया है कि नहीं किया है। जब तक कोई कुछ पाता नहीं है तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। तो हम इसरो की कुछ उपलब्धियों के बारे में बताते हैं जिसको आप जानकर प्राउड फील करेंगे कि हमारा इसरो इतना काबिल है, वहाँ के साइंटिस्ट इतने नॉलेजफुल हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। 22 अक्टूबर 2008 को देश का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। और इसरो ने 25 सितंबर 2014 को मंगलयान को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया था। इसके साथ भारत ऐसा पहला देश बन गया था, पहले ही प्रयास में यह उपलब्धि हासिल करी थी। और इसका बजट काफ़ी कम था, 460 करोड़ रुपए। उसके बाद इसरो ने 14 फरवरी 2017 को PSLV के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके अंतरिक्ष में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो रशिया का था, जिसने करीब 37 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर रिकॉर्ड बनाया था। रूस ने 37 सैटेलाइट लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन भारत ने 104 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च कर दिया। और इसमें से 101 जो उपग्रह थे या सैटेलाइट थे वो विदेशों के थे, बाकी 3 सैटेलाइट जो थे वो भारत के थे। इसके बाद 5 जून 2017 को भारी रॉकेट GSLV Mark 3 यह अपने साथ 3136 किलोग्राम का सैटेलाइट GSAT-19 साथ लेकर गया। इससे पहले भारत को 2300 किलोग्राम से ज़्यादा के भारी सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इसके सफल परीक्षण के बाद ये कार्य इसरो स्वयं करने लगा। उसके बाद बात करते हैं 11 अप्रैल 2018 को एक नेविगेशन सैटेलाइट जिसका IRNSS लॉन्च किया। ये क्या है, जैसे कि USA का जो GPS है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसके थ्रू हम लोग मैप रीडिंग करते हैं, यहाँ से वहाँ कहीं जाना आना होता है तो जिसका हम उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार भारत का IRNSS सिस्टम जो है वो एज ए GPS काम कर सकता है। ये भारत का अपना सिस्टम है। भारत ने 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए
एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट 3 मिनट में एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट किया था। मतलब एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया था। और उसके बाद गगनयान मिशन हेतु एक अर्ध मानवीय महिला रोबोट व्योम मित्र को लॉन्च किया था। ये इतनी सारी सफलताएं जो हैं वो इसरो ने अपने नाम कर रखी हैं। इसके बाद आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं, इसरो ने चंद्रयान-1 के द्वारा चांद पर पानी खोजने में कामयाब रहा था। मतलब जो चंद्रयान-1 मिशन जो भेजा था उसने चांद पर पानी है इसकी पुष्टि कर दी थी। उसके बाद भारत में इसरो के कुल 13 सेंटर हैं। ये तो तथ्यात्मक जानकारी है, आप पढ़ सकते हैं। इसरो ने 40 साल में खर्च करती है ना, उतना तो नासा 1 साल में ही खर्च कर देती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे साइंटिस्ट कितने काबिल हैं कि इतने कम बजट में वो एक इतने बड़े बड़े कार्य कर देते हैं, जो कि नासा जैसे अमेरिका की नासा जो कंपनी है स्पेस एजेंसी, वो 1 साल में इतना बजट करती है जितना इसरो 40 साल में खर्च करती है। तो उम्मीद है कि आप इतना करने के बाद भी हम उनके साथ में खड़े हुए हैं, लगभग उनके साथ में खड़े हुए हैं। भूमि पर सैटेलाइट बनाने और उसे लॉन्च करने की क्षमता रखने वाले 6 देश हैं: अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन और भारत, जिसमें भारत भी एक है। यह एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। उम्मीद है आपको यह सेशन पूरा समझ में आ गया होगा। काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। अगर इस सेशन का कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो सेशन को एक लाइक करिए, सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर करना। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच इस सेशन को सुनने के लिए।